हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, जो हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं यह एसआई के एग्ज़ाम के अलावा पीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे किसी भी राज्य के संविदा के एग्ज़ाम हो या फिर पटवारी के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं छंद के अंग के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको छंद के अंग के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए इसमें छंद के अंग, तो एक मिनट हम आपको बता देते हैं कि जो छंद के अंग हैं, तो छंद के अंग कितने होते हैं फ्रेंड। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो छंद के अंग होते हैं। तो छंद के अंग 8 होते हैं। तो इसमें 8 अंग कौन कौन से थे, इसमें देखिए जरा, ठीक है। तो जो पहला था, पहला अंग बताया था मैंने आपको पद या चरण, ये पहला अंग मैंने बताया था आपको। फिर इसके बाद में दूसरा होता है संख्या, ठीक है, दूसरा हो जाता है संख्या और क्रम। इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा। फिर इसके बाद में चौथा हो जाता है यति, और पांचवा हो जाता है गति, और छठवां हो जाता है तुक, और सातवां हो जाता है लघु और गुरु, लघु और गुरु, और लास्ट में जो 8वां होता है फिर, ठीक है। तो लास्ट में 8वां कौन सा हो जाता है, गण। ये 8 छंद के अंग होते हैं। तो इसमें से मैं आपको शुरू के ये 6 टाइप इसके बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें जो 6 हैं ये मैं आपको कल की क्लास में या पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 6 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो पद या चरण, संख्या और क्रम, वर्ण और मात्रा, यति, गति और तुक, यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इसके बाद में जो 2 प्रकार यहाँ पर बचे हैं, ये लघु, गुरु और गण, ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो देखिए इसमें लघु और गुरु, ठीक है। अब जो 7वां अंग होता है छंद का, ठीक है, छंद का 7वां अंग होता है लघु और गुरु। अब ये लघु और गुरु ये क्या होता है और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसमें फ्रेंड जरा, ठीक है, गुरु, ठीक है। अब इसमें इनको कहाँ कहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, इससे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि लघु किसे कहते हैं और गुरु किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो छोटे वर्ण होते हैं या ह्रस्व वर्ण होते हैं, उन पर जो मात्रा लगाई जाती है उसको हम कहते हैं लघु। ध्यान रखिएगा। और लघु के लिए एक मात्रा गिनी जाती है, लघु के लिए एक मात्रा मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि लघु क्या है। तो जो छोटे वर्ण होते हैं, ठीक है, छोटे वर्ण या इसको हम ह्रस्व भी कहते हैं, ठीक है, छोटे वर्ण या जो ह्रस्व वर्ण होते हैं, तो उनके लिए मात्रा 1 मानी जाती है। और एक मात्रा के लिए हम जो चिन्ह मानते हैं उसको कहा जाता है ये लघु। जो खड़ी पाई होती है, इस खड़ी पाई को कहा जाता है लघु। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड कि जो छोटे वर्ण होते हैं या ह्रस्व वर्ण होते हैं, तो इनके लिए एक मात्रा मानी जाती है, जिसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसको खड़ी पाई कहते हैं और यही लघु का चिन्ह होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में दूसरा होता है गुरु। अब गुरु किसे कहते हैं, तो गुरु का मतलब होता है कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं, ठीक है। तो जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनके लिए इस गुरु के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसका जब चिन्ह हम प्रयोग में लाएंगे तो इसका मतलब होता है कि 2 मात्राएं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। गुरु का मतलब क्या है, तो गुरु का मतलब हो जाता है कि जो दीर्घ वर्ण होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ वर्ण के लिए जिस मात्रा चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम गुरु कहते हैं। तो दीर्घ वर्ण के लिए कितनी मात्रा मानी जाती है, दीर्घ वर्ण के लिए 2 मात्रा मानी जाती है। और यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है ये गुरु का चिन्ह होता है। आ रहा समझ में। तो मैं आपको एक उदाहरण से इसे स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे हमने लिखा यहाँ पर नाम, है ना, हमने लिख दिया यहाँ पर ये नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। अब इसमें लघु वर्ण कौन सा होगा और दीर्घ वर्ण कौन सा होगा, इस पर लघु का चिन्ह किस पे प्रयोग में लाएंगे और गुरु का चिन्ह हम किस वर्ण पर प्रयोग में लाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये जो म है, तो म क्या है, लघु वर्ण है, तो इस पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये खड़ी पाई का हम उपयोग
करते हैं। तो ये खड़ी पाई जहाँ पर हम लगाते हैं ये लघु का चिन्ह होता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में जो अगला वर्ण है यहाँ पर ये बड़ा, ठीक है। तो ये जो बड़ा वर्ण होता है मतलब दीर्घ वर्ण होता है, इसके लिए कितनी मात्रा मानी जाती है, तो इसके लिए 2 मात्रा गिनी जाती है। तो यहाँ पर हमने जो एस का चिन्ह लगाया है ये है गुरु का चिन्ह, इसका मतलब होता है कि 2 मात्राएं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये होता है लघु और गुरु। तो जो छोटे वर्ण होते हैं, ह्रस्व वर्ण होते हैं, इनके लिए 1 मात्रा मानी जाती है जिसको हम लघु कहते हैं। और ये जो खड़ी पाई का चिन्ह होता है ये खड़ी पाई को कहा जाता है गुरु। फिर इसके बाद लघु कहते हैं इसको, जो खड़ी पाई का चिन्ह होता है इसके लिए 1 मात्रा मानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लघु कहते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है गुरु। तो गुरु किसे कहते हैं, जो दीर्घ वर्ण होते हैं और उनके लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं गुरु। तो जो एस का चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं ये होता है गुरु का चिन्ह, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण भी मैंने आपको बताया है कि जो म है ये म लघु वर्ण है और इसके लिए हमने मात्रा 1 मानी है, जिसको खड़ी पाई हम कहते हैं, इसको हम लघु का चिन्ह कहते हैं। और जो दीर्घ वर्ण है ना, इसके लिए गुरु का चिन्ह हमने प्रयोग में लाए हैं और ये चिन्ह है इसको कहते हैं गुरु, ठीक है। तो ये होता है लघु और गुरु। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि लघु के नियम क्या होते हैं और गुरु के नियम क्या होते हैं। तो जो छंद होते हैं तो छंद पूर्णतः इसी पर आधारित है, मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना पर ही आधारित है पूरा छंद, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो पहले इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लघु के नियम, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि गुरु के नियम क्या होते हैं। तो देखिए इसमें पहले लघु के नियम, पहले देखिए यहाँ पर लघु के नियम, ठीक है। लघु के नियम इसका मतलब क्या हो जाता है, तो लघु के नियम का मतलब है कि लघु का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर लघु लगेगा और कहाँ पर गुरु लगेगा, किस वर्ण पर लघु का उपयोग करेंगे और किस वर्ण पर हम गुरु का उपयोग करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें लघु चिन्ह का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसे हम लघु का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए लघु के नियम में तो कहाँ पर लघु लगेगा, तो जितने भी छोटे वर्ण होते हैं उस पर हम लघु चिन्ह प्रयोग में लाते हैं। कैसे, तो पहले देखिए जैसे छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो या ऋषि हो, ठीक है, इन सब पर हम लघु चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन सभी के लिए, सबके लिए एक एक के लिए एक एक मात्रा गिनी जाती है, एक एक मात्रा मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर ये आ है तो आ के लिए हम कितनी मात्रा मानेंगे, 1 मात्रा मानेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा है, लघु का चिन्ह लगेगा, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर जो छोटी ई है तो इसके लिए मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। और इसके लिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, ये लघु का चिन्ह लगेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये स्वर है ऊ, तो इसके लिए कितनी मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी और इस पर चिन्ह कौन सा लगेगा, लघु का चिन्ह लगेगा। फिर इसके बाद में ऐसे ऋषि होता है तो ऋषि के लिए कितनी मात्रा होगी, 1 होगी और इस पर चिन्ह कौन सा होगा, लघु का चिन्ह होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो या तो ये स्वर हो, जब मैं आपको आगे छंद पढ़ाऊंगा तो उसमें पंक्तियों में या तो ये स्वर होंगे या इन स्वर से युक्त कोई व्यंजन होंगे, तब भी उनके लिए कितनी मात्रा मानना है, तब भी उनके लिए 1 ही मात्रा मानना है। तो उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये क कलम का लिख दिया, तो ये क कलम का लिख दिया यहाँ पर। फिर इसके बाद में ई में ये क में छोटी की मात्रा की लगा दी। फिर इसके बाद में क में ये छोटों की मात्रा कू लगा दिया। फिर इसके बाद में क में ये नीचे हमने ऋषि लगा दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से जो हम ये जो मात्रा लगाते हैं नीचे, ये ऋषि की मात्रा होती है। तो या तो ये स्वर हो या इन स्वर से युक्त कोई व्यंजन हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो व्यंजन होते हैं यह भी स्वर की सहायता से ही पूर्ण होते हैं। व्यंजन तो अपने आप में अधूरे होते हैं, ये किसकी सहायता से पूर्ण होते हैं, स्वर की सहायता से पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो क है तो क में स्वर क्या होगा, अ होगा। तो इसके लिए हम कितनी मात्रा मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इसमें किसका चिन्ह लगेगा, तो लघु का चिन्ह लगता है फ्रेंड, याद रखना। फिर ऐसे ही यहाँ पर ये जो छोटी की होती है तो छोटी की पर हम कितनी मात्रा मानेंगे, 1 मात्रा मानेंगे। और ये जो चिन्ह होगा यह चिन्ह क्या कहलाएगा, लघु का चिन्ह कहलाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसमें कौन सी मात्रा है, छोटों की मात्रा है, ठीक है।
अब इस पर कौन कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा होगी, तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, ये लघु का चिन्ह लगता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये क में ये ऋषि लगा हुआ है, तो इसमें कितनी मात्रा होगी, यहाँ पर एक मात्रा होगी, और इस पर चिन्ह कौन सा होगा, लघु का चिन्ह होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आपको छंद में बस यही मात्रा गिनना सीखना है। जिसको भी ये मात्रा का ज्ञान होता है, मतलब कहाँ पर लघु लगेगा कहाँ पर गुरु लगेगा, तो छंद में कुछ भी नहीं है। फिर आपको बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ पर लघु लगेगा कहाँ पर गुरु लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया लघु के नियम। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ गुरु के नियम कि कहाँ पर गुरु लगेगा। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें, अब आगे देखिए गुरु के नियम। दूसरा हो जाता है गुरु के नियम। अब गुरु के नियम का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहाँ कहाँ पर गुरु का चिन्ह लगेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब देखिए सीधे सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाता हूँ कि जितने भी दीर्घ वर्ण होते हैं, दीर्घ वर्ण मतलब जो बड़े होते हैं, तो जितने भी दीर्घ वर्ण होंगे उन पर गुरु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे, ये देखिए। तो हमने बोला यहाँ पर जैसे बड़ा आ, बड़ा आ, इसके लिए कौन सा चिन्ह लगेगा, गुरु का। बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, फिर इसके बाद में ए हो, फिर इसके बाद में आई हो, फिर इसके बाद में ओ हो, फिर इसके बाद में औ हो। ठीक है, ओ हो, ओ या औ हो, या फिर अम हो, या फिर आहा हो, ये सब हो। तो इन सब के लिए कौन सा चिन्ह माना जाता है, तो इन सभी के लिए गुरु का चिन्ह माना जाता है। इन सभी पर गुरु का चिन्ह लगाया जाता है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो आ होगा बड़ा आ, तो बड़ा आ के लिए कौन सा चिन्ह मानेंगे, गुरु का चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि आ पर कितनी मात्रा होगी, तो आ पर ये दो मात्राएं गिनी जाती है, इस पर दो मात्राएं मानी जाती है। फिर इसके बाद में ऐसे ही जो बड़ी ई होती है, तो बड़ी ई पर कितनी मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर भी दो मात्रा होगी। तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वो क्या चिन्ह होगा, गुरु का चिन्ह होगा। फिर इसके बाद में तीसरा वर्ण होता है यहाँ पर ये बड़ऊ। ठीक है, तो बड़ऊ के लिए कितनी मात्रा होगी, दो मात्रा होगी, और इस पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम, गुरु का चिन्ह लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में ऐसे ही फिर अगला आ जाता है ये ए, तो इस पर भी कितनी मात्रा मानी जाएगी, दो मात्रा मानी जाती है, और इसके लिए भी कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, गुरु का चिन्ह। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आई, तो इस पर कितनी मात्रा होगी, दो मात्रा होगी, और इसके लिए चिन्ह कौन सा प्रयोग में लाएंगे, गुरु का चिन्ह। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है ओ, तो ओ पर कितनी मात्रा होगी, दो मात्रा मानी जाती है, और इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में लाते हैं, गुरु का चिन्ह। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है औ, औ इसमें कितनी मात्रा है, दो मात्रा, और इसके लिए चिन्ह कौन सा होगा, गुरु का चिन्ह होगा। फिर इसके बाद में ऐसे जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार ध्यान रखिएगा, ये जो अनुस्वार होता है जिसको हम अम की बिंदी कहते हैं, तो जहाँ पर भी अनुस्वार होगा उसके लिए भी क्या माना जाएगा, तो उसके लिए भी गुरु माना जाता है, ध्यान रखना। तो इस पर कितनी मात्रा होगी, दो, और इसके लिए चिन्ह कौन सा लगेगा, गुरु का चिन्ह लगेगा। और जहाँ पर भी विसर्ग होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आहा, ये विसर्ग है ना, तो जहाँ पर भी विसर्ग आता है किसी भी व्यंजन में या किसी भी स्वर में, तो वह भी क्या होगा, तो वह भी गुरु होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो ये इसका नियम होता है, गुरु का नियम। अब मैं इनको व्यंजन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो या तो ये स्वर हो या इनसे युक्त कोई व्यंजन आता है जिन पर ये मात्राएं लगी रहती हैं, तो उन्हें भी गुरु माना जाएगा। तो देखिए इनका सबका एक एक समय आपको उदाहरण बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये आ है, ठीक है, तो हमने लिखा जैसे काम, तो एक बार मैं सबको एक बार समझा देता हूँ। जैसे बड़ा का में आ की मात्रा का हो तो इसको क्या माना जाएगा, तो इसको माना जाएगा गुरु। फिर इसके बाद में ऐसे ही का में अगर बड़ी की मात्रा हम लगा देते हैं, तो का में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तो इसको भी क्या माना जाएगा, गुरु। मतलब इस पर कितनी मात्रा होगी, दो मात्रा होगी। और ध्यान रखें आप कि मात्राएं हमें कहाँ पर गिनना है, तो जो भी वर्ण होगा तो वर्ण के ऊपर आपको मात्राएं गिनना है, कभी भी वर्ण के नीचे आपको मात्राएं नहीं गिनना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इसमें ये वर्ण के नीचे मात्राएं गिनने लगते हैं, ये तरीका गलत होता है।
ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ पर जो बड़ऊ होता है, तो बड़ऊ में जैसे क में हमने बड़ऊ की मात्रा लगा दी, तो इसके लिए कौन सा चिन्ह होगा, गुरु का चिन्ह होगा, मतलब क्या हुआ, इस पर दो मात्राएं होगी। फिर इसके बाद में ऐसे यहाँ पर ये ए है, तो क में अगर हम ए की मात्रा लगा देते हैं तो इस पर कितनी मात्रा मानी जाएगी, दो मात्रा मानी जाती है, और इस पर चिन्ह कौन सा लगेगा, तो गुरु का चिन्ह लगेगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर आई, तो क में यदि हम आई की मात्रा लगा देते हैं तो इस पर मात्रा कितनी होगी, दो, और इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, गुरु का चिन्ह लगेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है ओ, तो क में जैसे हम ओ की मात्रा लगा देते हैं, जैसे क है तो क में ओ की मात्रा लगा दी, और इस पर कितनी मात्रा होगी, दो, और इस पर चिन्ह कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा, गुरु का चिन्ह होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर औ, तो क में यदि हम ये औ की मात्रा लगा देते हैं तो इस पर कितनी मात्रा होगी, दो मात्राएं मानी जाएगी, और इसमें चिन्ह कौन सा होगा, तो इसमें गुरु का चिन्ह माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर ये क, तो क में अगर हम अम की मात्रा लगा देते हैं, ये अम की मात्रा लगा दिया हमने, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको गुरु माना जाता है। क्या माना जाएगा, इसको गुरु। फिर अंत में आता है क में ह, मतलब ये आता है विसर्ग, तो ये विसर्ग से युक्त जो भी व्यंजन होता है इसको भी क्या माना जाएगा, तो इसको भी गुरु माना जाता है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अंत में कितनी मात्रा होगी, तो जहाँ पर भी अनुस्वार होता है तो अनुस्वार युक्त व्यंजन को गुरु माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इन सभी को एक एक से सबको शब्दों के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए कि हमने लिखा यहाँ पर काका या राम लिख दिया या नाम लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पर काम, तो काम लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा लघु, और ये आगे क्या हो जाएगा, गुरु। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क में बड़ी की मात्रा है, तो क में बड़ी की मात्रा वाले जितने भी होते हैं, जैसे कीमत हमने लिखा, तो कीमत को कैसे गिनेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो त होगा तो त पर क्या होगा, लघु होगा। फिर इसके बाद म पर क्या होगा, लघु होगा, और यहाँ पर जो क में बड़ी की मात्रा है इसको क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। तो इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, इसमें चार मात्रा हो जाती है। गिनेंगे कैसे, तो जो गुरु होता है उसको दो मात्राएं गिनी जाती है, और जो लघु होता है उसके लिए एक मात्रा मानी जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर जो काम शब्द हमने लिखा है, तो इस काम शब्द में कितनी मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं बताइए आप। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें तीन मात्राएं होती हैं। तीन कैसे हो जाती है, यहाँ पर लघु के लिए एक मात्रा होगी और ये गुरु के लिए दो मात्रा है, तो कुल कितनी हो गई इसमें फ्रेंड, इसमें तीन मात्रा हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यहाँ पर जैसे कीमत है, तो कीमत में कितनी मात्रा है, चार मात्राएं। तो चार मात्राएं कैसी होगी, तो एक ये लघु, ता पर लघु, फिर ये म पर लघु, तो दो ये हो गई, और एक इस पर जो क में बड़ी मात्रा की है इस पर गुरु का चिन्ह है। तो ऐसे मिलाकर इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, चार मात्रा हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में ऐसे ही जैसे यहाँ पर आ जाता है क में बड़ऊ की मात्रा, तो हमने लिख दिया यहाँ पर जैसे कूप, कूप लिख दिया, तो कूप लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु, और जो क में बड़ऊ की मात्रा लगी है तो इस पर क्या चिन्ह लगेगा, गुरु का। कौन सा चिन्ह लगेगा, इस पर गुरु का चिन्ह लगेगा। तो फिर इसमें कूप में कितनी मात्राएं हो जाएगी बोलो, तो इसमें तीन मात्राएं होगी। तीन मात्राएं कैसे, तो एक प पर लगा लघु और क में बड़ऊ की मात्रा कू पर लगा है गुरु, तो ऐसे कितनी मात्राएं हो जाती है, इस पर तीन मात्राएं होती हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता के, तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर केन नदी, केन नदी होती है, तो जो केन नदी होती है उस पर यदि हम मात्राएं गिनेंगे तो यहाँ पर ना पर क्या हो जाएगा, लघु, और क में एक की मात्रा के पर क्या हो जाएगा, गुरु। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, इसमें तीन मात्राएं हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। छंद में आपको सिर्फ ये मात्रा गिनना ही सीखना है, बाकी कुछ भी नहीं है छंद में। आ रहा समझ में। और फिर क्या करना है आपको, ये मात्राएं सीखने के बाद में कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगाते हैं, इसको सीख जाने के बाद में आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस छंद में कितनी मात्रा होती है। आ रहा समझ में। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
अब इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पर एक क में ऐ की मात्रा कई होता है, ठीक है। तो क में ऐ की मात्रा कई होती है, तो इस पर हम कैसे गिनेंगे, तो एक शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कैलाश। क्या लिख दिया यहाँ पर, कैलाश। तो इसमें हम कैसे गिनेंगे, तो जैसा शक्कर का होता है, इस पर एक मात्रा होगी, मतलब लघु का चिन्ह इस पर लगाया जाएगा। इस पर क्या होगा, लघु का चिन्ह होगा, इसके लिए एक मात्रा होगी। फिर ल में आ की मात्रा ला है, तो इसमें कितनी मात्रा होगी, गुरु, मतलब दो मात्रा हो जाएगी। फिर इसके बाद में क में ऐ की मात्रा लगी है, तो इसको कितनी मात्रा मानी जाएगी, दो। तो इस पर चिन्ह कौन सा लगेगा, तो इस पर चिन्ह लगेगा गुरु का। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है क में ओ की मात्रा को। तो क में ओ की मात्रा को वाले कुछ शब्द होते हैं, जैसे हमने लिख दिया कोमल, कोमल लिखा। तो फिर इसको हम कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ल पर मतलब एक मात्रा होती है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, लघु चिन्ह। फिर इसके बाद जो माँ होता है, तो माँ के लिए एक चिन्ह लगेगा, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, एक मात्रा होगी। तो एक मात्रा के लिए कौन से चिन्ह प्रयोग में लाते हैं, तो इसमें लघु का चिन्ह हम प्रयोग में लाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क में ओ की मात्रा को। तो यहाँ पर कितनी मात्राएं मानी जाएगी, दो। तो इसके लिए मात्रा चिन्ह क्या हो जाएगा, तो मात्रा चिन्ह होगा गुरु का। तो फिर इसमें कुल कितनी मात्रा हो गई, कोमल में और कैलाश में। तो कोमल में मात्राएं होती है चार। मात्रा कैसे गिनते हैं फ्रेंड, याद रखना। तो जो लघु का चिन्ह होता है उसको एक मात्रा गिनी जाती है, और जो गुरु का चिन्ह होता है उसके लिए दो मात्रा गिनी जाती है। तो इसमें कोमल में कुल कितनी मात्रा हो गई, चार। तो चार कैसे, तो दो गुरु की और एक ये और एक ये चार मात्राएं हो गई। फिर इसके बाद में इसमें कैलाश में कितनी मात्रा थी, तो कैलाश में दो गुरु, मतलब चार मात्रा, और एक यहाँ पर लघु। तो ऐसे पांच मात्राएं इसमें होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला आ जाता है क में औ की मात्रा कौ, ठीक है। अब क में औ की मात्रा कौ, तो इसके लिए कौन सा चिन्ह होता है, गुरु का चिन्ह, मतलब इसमें कितनी मात्राएं होगी, दो मात्राएं होगी। अब इसके लिए कोई एक शब्द देखिए, तो जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा क में औ की मात्रा कौ वाले, जैसे कौवा लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर, कौवा। और जब ये कौवा लिखते हैं तो इसमें क्या होगा, तो जैसे आ की मात्रा है, तो इसमें दो मात्राएं हैं। तो दो मात्रा मतलब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, गुरु का चिन्ह लगता है। फिर इसके बाद में ये क में औ की मात्रा कौ, तो इसमें दो मात्राएं होगी, तो इसके लिए मात्रा चिन्ह क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। तो इसमें कौवा में कुल कितनी मात्रा हुई, कौवा में कुल दो मात्राएं हो जाती है, मतलब सॉरी चार, दो इसकी दो इसकी। तो ऐसी कितनी मात्रा हो गई कौवा में, चार। मतलब दोनों क्या है इसमें, गुरु गुरु। तो दोनों गुरु गुरु है, तो इसके लिए कितनी मात्राएं हुई, इसमें चार मात्राएं होती हैं। आगे देखिए, अगला आ जाता है फिर जैसे क में अम की मात्रा कम, मतलब कि ये जो अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार युक्त जितने भी व्यंजन होते हैं ये सब क्या होंगे, सब गुरु माने जाते हैं फ्रेंड। देखिए, तो जैसे हमने लिख दिया अंत, यहाँ पर हमने लिख दिया अंत, ठीक है, ये अंत लिखा। अब अंत में हम देखते हैं तो इसमें कितनी मात्रा होगी, जो त होगा, तो त के लिए क्या होगी, एक मात्रा होगी। और फिर जो अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार के लिए कितनी मात्रा होती है, तो इसके लिए दो मात्रा होगी, मतलब गुरु का चिन्ह लगाया जाएगा। ध्यान रखना, तो जहां पर भी अनुस्वार लगता है किसी भी व्यंजन पर या किसी स्वर पर, तो उसे गुरु माना जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गुरु। तो इसमें कुल कितनी मात्राएं हो गई, इसमें तीन मात्राएं हो जाती है। ये गुरु की दो मात्रा और लघु की एक मात्रा, तो ऐसे कुल कितनी हो गई, इसमें तीन मात्राएं हो जाती है, ठीक है। अंत है, और या फिर एक शब्द और लिख देता हूं मैं, ऐसे संत। तो ये जो अंत संत अपन लिखते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लघु और ये क्या हो जाएगा, गुरु। तो ऐसे कुल संत में कुल कितनी मात्राएं हो गई, तो इसमें कुल मिलाकर तीन मात्राएं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पर भी अनुस्वार होता है तो उस पर दो मात्राएं गिनी जाती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अब यहाँ तो ये छोटे थे, मतलब संत में और अंत में ये तो लघु थे, आ छोटा था, स छोटा था, उसके ऊपर अनुस्वार था। अब मान लीजिए पहले से अगर बड़ा हो तो फिर क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया कांत,
क्या लिख दिया यहाँ पर, कांत लिख दिया। अब ये तो ऑलरेडी बड़ा है, फिर ऊपर और अनुस्वार लग गया, तो फिर यहाँ पर कितनी मात्राएं मानेंगे हम इसको। तो आपको ध्यान रखना है कि जो त होता है इसके लिए तो एक ही मात्रा मानी जाएगी, मतलब लघु का चिन्ह इस पर लगेगा। अब यहाँ पर जो का में या की मात्रा का पहले से लगा है, अनुस्वार और ऊपर से लग गया है, तो फिर इसके लिए कितनी मात्रा मानेंगे हम। तो फिर भी इसके लिए आपको 2 ही मात्रा मानना है और इसको क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। ऐसा नहीं करना है बच्चों कि पता चला कि का में या की मात्रा का है, इसके लिए अपन ने एक लगा दिया गुरु और अनुस्वार के लिए एक गुरु और लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए कि भले ही पहले से आ की मात्रा लगी है और उसके ऊपर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो भी क्या होगा, ये एक ही गुरु माना जाएगा, 2 ही मात्रा इसकी गिनी जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई थी अनुस्वार की बात। फिर मान लीजिए कि अगर चंद्रबिंदु वाले आ जाते हैं, अगर कोई शब्द चंद्रबिंदु वाले आते हैं, तो चंद्रबिंदु वाले शब्द अगर आ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, उसको क्या मानेंगे आप। जैसे अपन देखते हैं कुछ चंद्रबिंदु वाले होते हैं, उदाहरण जैसे अपन ने लिखा कि चांदनी, ठीक है, चांदनी। अब इसको कैसे गिनेंगे हम, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो न में बड़ी की मात्रा लगी है तो इसको तो मानेंगे हम गुरु, फिर ये होगा लघु। अब देखिए जो चंद्रबिंदु है, तो चंद्रबिंदु को यदि अपन थोड़ी देर के लिए नहीं मानते हैं और चा में आ की मात्रा चा मानते हैं, तो चा पहले से ही बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए फिर क्या होगा, तो इसलिए इसको क्या मानना पड़ेगा, हमको गुरु मानना पड़ेगा। और अगर इसमें पहले से ही अगर ये बड़ा नहीं होता, अगर छोटा होता, तो यहाँ पर जैसे चांदनी है, चांदनी में अगर च में आ की मात्रा चा नहीं होता, सिर्फ च रहता और ऊपर यदि चंद्रबिंदु होती, तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको लघु मानते हैं। जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं उसको लघु माना जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि वह व्यंजन पहले से बड़ा न हो। अगर व्यंजन बड़ा नहीं है तो जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं उनको हम फिर लघु मानते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में ये आ जाता है विसर्ग वाले। तो विसर्ग वाले कोई ऐसे व्यंजन होते हैं, कोई शब्द आते हैं जिसमें विसर्ग लगा रहता है, तो उसको भी हम गुरु मानते हैं। तो कैसे गुरु मानते हैं देखिए, अब देखिए इसमें आ जाता है यहाँ पर जैसे कह, तो हमने लिखा कि अतः, हमने लिखा जैसे अतः। और जब अतः हम लिखते हैं, अतः, स्वतः, क्रमशः, वस्तुतः, ये इन शब्दों का जब हम उपयोग करते हैं तो इनमें कहाँ पर हम गुरु लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो विसर्ग है, तो विसर्ग का मतलब क्या होता है, ह। इसका विसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, ह। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे हम अतः। क्या पढ़ेंगे, अतः। तो अंत में जो ह आ रहा है, तो ह के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुरु होगा। और जो स्वर है अ, तो इसके लिए क्या होगा, लघु। तो ऐसे कुल इसमें कितनी मात्राएं हो जाती है, इसमें 3 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो इस प्रकार से आपको ये मात्रा गिनते आना चाहिए, ये होता है गुरु का नियम। अब इसके बाद और देखिए, अभी और इसमें बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए आगे गुरु के नियम में आगे और देखिए कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जब शब्दों को लिखते हैं तो कुछ आधे बीच में वर्ण आ जाते हैं। अब जो आधे वर्ण होंगे तो उनके लिए फिर हम कैसी मात्रा गिनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे हम लिखते हैं कभी कभी सत्य, सत्य लिखते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लिखते हैं भक्त, ठीक है। तो सत्य को पहले गिन लेते हैं, फिर उसके बाद भक्त पर अपन मात्राएं गिनेंगे कितनी होगी। तो यहाँ पर जो सत्य है, तो सत्य में जो यह है, यह पर हम क्या लगाएंगे, लघु का चिन्ह। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यह यहाँ पर क्या है, लघु मतलब छोटा वर्ण है, ह्रस्व वर्ण है। तो इसके लिए कितनी मात्रा होगी, 1 मात्रा होगी। फिर इसके बाद में जो त है, तो त पर अब मात्रा नहीं लगाना है, अपनों को ध्यान रखना है। जो बीच में आधा व्यंजन होता है, उस आधे व्यंजन पर कभी भी आपको मात्रा नहीं लगाना है, कभी भी उसको पर मात्रा नहीं गिनना है और नहीं कोई चिन्ह लगाना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आधा व्यंजन होगा, ठीक है, तो जो आधा वर्ण है इसकी मात्राएं किस पर जुड़ेगी, इसके आगे वाले पर जुड़ेगी। तो फिर ये स क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में।
तो ये स तो लघु है, फिर इस पर हमने गुरु का चिन्ह कैसे लगा दिया। ये स तो यहाँ पर छोटा वर्ण है, फिर इस पर हमने दो मात्राएं किसे लगाई, समझ में आया आपको। क्योंकि जो आधा त था, ये आधा त की मात्रा किस में जुड़ेगी, तो आधा त की मात्रा इसमें आगे वाले स पर जुड़ जाती है, इसलिए जो आगे वाला व्यंजन होगा इस पर दो मात्राएं मानी जाएगी, इस पर गुरु का चिन्ह लगाया जाता है। अगला शब्द देखिए, और एक और शब्द मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया भक्त, क्या लिख दिया यहां पर, भक्त। अब इस पर कैसे हम गिनेंगे मात्राएं, आप बताइए मुझे, आप गिन कर देखिए अपनी कॉपी में कैसे गिनेंगे इसको। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे त होगा, त के लिए हम कितनी मात्रा मानेंगे, एक मात्रा गिनते हैं। फिर इसके बाद में यहां पर अब जो आधा क्या है, अब आधा का पर तो हमको मात्रा नहीं गिनना है, तो फिर इसकी मात्रा किधर मानी जाएगी, तो इसकी मात्रा मानी जाती है आगे। तो जो आधा क्या है इसकी मात्रा आगे जुड़ जाती है, और जो भ है ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। आ रहा समझ में। तो ऐसे भक्त में कितनी मात्राएं हो जाती है फ्रेंड, इसमें 3 मात्राएं होती है। ऐसे ही ऊपर यहाँ पर ये जो सत्य है इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, 3 मात्रा हो जाती है। आ रहा समझ में। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि चलो ठीक है, बीच में एक आधा ता आया, और अगर 2 आधे व्यंजन आगे बीच में तो फिर क्या करेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे हम लिखते हैं उज्ज्वल, ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं उज्ज्वल, ये लिखा हमने उज्ज्वल। ध्यान रखिए फ्रेंड, एग्जाम में उज्ज्वल एक ऐसा शब्द है जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में यह शब्द जरूर रिपीट होता है। आ रहा समझ में। कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, शुद्ध शब्द, जैसे उज्ज्वल है, आशीर्वाद है, श्रृंगार है, श्रृंखला है, अनुग्रहित है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे इसको हम, कि जो श्रृंगार होता है, सॉरी उज्ज्वल शब्द होता है, इसको कैसे गिनेंगे आप। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लघु। ल क्या है, तो ल यहाँ पर लघु वर्ण होता है, तो इसके लिए मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये व है, तो व पर भी कोई दूसरी मात्रा लगी नहीं है, तो इसलिए वह क्या है, लघु वर्ण है, तो इसके लिए कितनी मात्रा मानी जाएगी, 1, मतलब लघु चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में आधे 2 ज हैं, जितने भी बार आप उज्ज्वल शब्द लिखें तो दोनों हमेशा, इसमें हमेशा दोनों आधे ज ही होते हैं फ्रेंड, याद रखना। कई बार क्या होता है कि जब उज्ज्वल शब्द लिखते हैं, या कई बार पुस्तकों में भी लिखा रहता है कि या तो एक ही आधा ज लगा रहता है, या फिर एक आधा ज और पूरा ज लिख देते हैं, ये गलत होता है, ठीक है। तो उज्ज्वल शब्द सिर्फ और सिर्फ यही सही है, बाकी इसके अलावा यदि आप कभी गलती से ऐसा लिख लेते हैं उज्ज्वल, तो ये भी गलत होता है। और अगर आप गलती से कभी ऐसा लिख देते हैं उज्ज्वल, ऐसा उज्ज्वल, तो ये भी गलत होता है। ये दोनों ही प्रकार गलत हैं, सिर्फ यह प्रकार एकमात्र सही है। तो देखिए इसमें, तो इसमें देखिए जरा उज्ज्वल में मात्राएं कैसे गिनते हैं हम। तो जो दोनों आधे ज हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको मात्रा गिनकर बताई थी सत्य पर, भक्त पर। तो जो आधा वर्ण था, आधा व्यंजन था, उसकी मात्रा आगे वाले पर जुड़ जाती है, तो आगे वाला हो जाता है गुरु। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो 2 आधे ज आ गए, तो फिर इसमें कितने गुरु लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 2 आधे ज हैं, तो हो सकता है आगे वाले में 2 गुरु लग जाए, पर ऐसा नहीं होगा फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखें। तो इसमें आधा ज, फिर ये आधा ज, फिर इसके लिए लघु, तो इन सब को मिलाकर क्या लगेगा, मात्र 1 गुरु माना जाएगा। ये ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में कई बार अपने से ऐसे शब्द पूछे जाते हैं कि बताइए इसमें कितनी मात्रा होगी, और हम एकदम से उसमें परेशान हो जाते हैं कि कितनी मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर 4 मात्राएं हैं टोटल, तो 4 मात्राएं कैसे हो गई, इसमें जो ऊ है, इस ऊ पर 2 मात्राएं मतलब गुरु का चिन्ह है, और इधर अपन देखेंगे 1-1 मात्राएं इसमें है। तो ऐसा कुल मिलाकर इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, इसमें 4 मात्राएं होती हैं, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए अगला, अब अगला शब्द आता है कि जैसे कभी कभी हम धर्म लिख देते हैं, कभी कभी हम धर्म लिखते हैं, कभी कभी कर्म लिख देते हैं। तो धर्म, कर्म, नर्म, शर्म, ठीक है, ये जब शब्द हम लिखते हैं तो इसमें हम कितनी मात्रा माने। फिर इसके बाद चक्र, वक्र, शुक्र लिखते हैं, तो इस पर कितनी मात्रा माने, ठीक है। तो ये देखिए इसमें आगे,
ठीक है। तो पहले हम देखते हैं धर्म पर। तो धर्म पर कितनी मात्राएं गिनी जाएगी, तो यहाँ पर देखिए कि जो म है तो म पर हम क्या मानेंगे, लघु, मतलब एक मात्रा इस पर मानी जाती है। फिर इसके बाद जो आगे है ध, तो ध पर कितनी मात्रा हो जाएगी, 2, मतलब इसको क्या मानेंगे हम, गुरु। तो अब इसको क्यों गुरु मानेंगे फ्रेंड, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये जो धर्म है तो धर्म में आधा क्या है, र, और म मछली का है पूरा। तो जो म मछली का इसमें पूरा है इसके लिए तो हमने लगा दिया यहाँ पर लघु। और फिर जो आधा र था तो आधा र के लिए इसमें आगे मात्रा जुड़ेगी। तो जो आधा र होता है तो आधा र की मात्रा किस में जुड़ जाएगी, इसमें ध में। तो इसलिए फिर ध पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। ऐसे ही फिर अगला शब्द लिख देते हैं यहाँ पर गर्म। तो जब ये गर्म शब्द हम लिखते हैं तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर ये होगा लघु और आगे वाला क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। कैसे हो गया ये, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं मछली का पूरा है और आधा क्या है, तो ये जो मात्रा लगाते हैं ना अपन ये वाली, ये आधा र की मात्रा होती है, ध्यान रखिए फ्रेंड। जैसे धर्म में, गर्म में ये जो मात्रा लगी है जिसको र के रेफ कहते हैं, तो ये इसमें आधा र होता है, ये आधा र होता है। तो आधा र की मात्रा इसमें आगे जुड़ेगी, इसलिए आगे वाला क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, फिर ऐसे कुछ शब्द आते हैं जैसे चक्र है, वक्र है, शुक्र है, ऐसे शब्द अपन लिखते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम कितनी मात्रा गिनेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो क है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लघु, और आगे वाला क्या हो जाएगा, गुरु। तो क्यों होगा ऐसा गुरु, इसका कारण यह है कि ये जो अपन क्र लिख देते हैं ऐसा, तो इस क्र में क्या क्या होता है, तो इसमें आधा क होता है और र रस्सी का पूरा होता है। इसमें आधा क्या है, क, आधा है क और र रस्सी का पूरा होता है। तो जो र रस्सी का होता है इसके लिए अपन ने लगा दिया यहाँ पर लघु। और फिर जो आधा क है तो आधा क को हम आगे जोड़ देते हैं, तो आधा क की मात्रा इसमें आगे जुड़ेगी, इसलिए च क्या हो जाएगा, गुरु। तो च पर कितनी मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर 2 मात्रा लगाएंगे, मतलब गुरु के चिन्ह का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखते हैं कि नहीं, चक्र, ऐसा लिखते हैं, ऐसा चक्र इंग्लिश में। क्यों लिखते हैं इंग्लिश में चक्र ऐसा, क्योंकि जो आधा क होता है तो आधा क के लिए ये के लिखते हैं और बाकी र रस्सी का पूरा होता है तो इसके लिए आर ए लिखा जाता है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब एक और उदाहरण इसका देखिए, अगला शब्द मैं लिख देता हूं वक्र। ठीक है। तो यहां पर यह शब्द लिख दिया मैंने वक्र। अब इस पर आप मात्रा कैसे गिनेंगे, तो फिर वही इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने जो क्र लिखा है तो क्र में क्या होता है कि इसमें आधा क होता है और र रस्सी का पूरा होता है। तो जो र रस्सी का होता है इसके लिए मात्रा 1 मानते हैं, फिर जो आधा क होता है इसकी मात्रा इसमें आगे जुड़ जाती है, इसलिए आगे वाला क्या हो जाएगा, तो आगे वाला गुरु होता है। तो इस प्रकार से जो वक्र होता है इसमें कितनी मात्राएं हो जाती है, इसमें 3 मात्रा होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए अगर शुरू में आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो जैसे कुछ शब्द आते हैं, जैसे कुछ शब्द होते हैं कि क्रमशः, ये हमने लिखा यहाँ पर क्रमशः, ये लिख दिया क्रमशः। अब इसमें कैसे गिनेंगे अपन, तो इसमें जो स होगा तो स को यहाँ पर गुरु माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 2 विसर्ग होते हैं इन विसर्गों को क्या माना जाता है, गुरु। यहाँ पर जितने विसर्ग वाला कोई भी अगर व्यंजन होता है तो उसको गुरु माना जाता है, क्योंकि विसर्ग क्या होता है, ह, तो ह की यहाँ पर मात्रा जुड़ जाएगी स पर, तो ये हो जाएगा गुरु। फिर इसके बाद में ये लघु और ये क्या होगा, ये होगा लघु। क्यों लघु हो रहा है, क्योंकि ये क्र से बाद में अब कोई भी व्यंजन नहीं है। आ रहा समझ में, इसमें कोई भी वर्ण नहीं है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये लघु रहेगा। अगर इसके आगे वाला कोई सा भी अगर व्यंजन होता, कोई भी वर्ण होता है इसके आगे, तो इसके आगे वाला फिर गुरु होता है। और इसके आगे अगर कोई वर्ण नहीं है तो इसको यहाँ पर आपको छोड़ देना है, इस पर सिर्फ लघु इसको माना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि जैसे कोई संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब संयुक्त व्यंजन जैसे 4 होते हैं, कौन कौन से, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो देखिए इसमें इनके उदाहरण भी देखिए अब आप, जैसे छ, ठीक है, छ, फिर इसके बाद में त्र,
फिर इसके बाद में ज्या और फिर इसके बाद में स्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनके लिए फिर हम क्या मानेंगे, तो देखिए इसमें तो मैं इसके लिए उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देता हूं। जैसे अपन लिखते हैं कक्ष, क्या लिखते हैं कक्ष, तो कक्ष में कितनी मात्रा होगी, तो इसमें मात्रा होगी 3। 3 कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कक्ष है तो कक्ष पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर लघु होगा और आगे वाला गुरु होगा। क्यों होगा आगे वाला गुरु, इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर ये जो श होता है ये किससे किससे मिलकर बनता है, तो ये आधा क से और स षटकोण से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये जो स षटकोण होता है तो ये स षटकोण के लिए तो हमने यहाँ पर एक मात्रा लगा दी, और इसके बाद फिर इसमें जो आधा क होगा तो ये आधा क की मात्रा इसमें आगे लग जाती है, तो इसलिए फिर क पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है, क्योंकि क के लिए एक मात्रा होगी और जो आधा क है इसके लिए एक मात्रा होगी, तो इसलिए ये क क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही फिर अगला शब्द आ जाता है त्र। तो एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं हम कि जैसे छत्र, जैसे छत्र। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर जो छत्र है तो ये त्र पर तो लघु होगा लेकिन आगे वाला क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। तो आगे वाला छ गुरु क्यों हो जाता है, क्योंकि जो छ होगा तो इसकी एक मात्रा इसकी, और इसमें जो आधा त है तो आधा त की मात्रा इसमें आगे जुड़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो त्रिशूल होता है तो त्रिशूल में आधा क्या रहता है, आधा त रहता है और र होता है। तो जो र होता है तो र के लिए तो हमने यहाँ पर लगा दिया लघु, फिर इसमें जो आधा त था तो इस आधा त के लिए हमने लगा दिया आगे ये गुरु, तो इसलिए फिर छत्र में कितनी मात्रा हो जाती है, इसमें 3 मात्रा हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला जाता है यज्ञ। ठीक है, इसको क्या पढ़ना चाहिए, इसको ज्ञ पढ़ना चाहिए। हम लोग हमेशा इसको ज्ञ ज्ञ बोलते हैं, जैसे यज्ञ होता है तो यज्ञ को यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ बहुत कम लोग बोलते हैं। आ रहा समझ में, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ज़्यादातर लोग ज्ञानी बोलते हैं, तो इसको ज्ञानी ना बोलते हुए क्या बोलना है आपको, ज्ञानी बोलना है। आ रहा समझ में, क्योंकि यहाँ पर ये जो यज्ञ होता है तो ये किससे किससे मिलकर बना है। तो उदाहरण के लिए मैं एक शब्द लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यज्ञ लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, यज्ञ लिख दिया हमने। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होता है ये किससे किससे मिलकर बनता है, तो ये आधा ज से और इया से मिलकर बनता है। आ रहा समझ में, किससे किससे मिलकर बना है, आधा ज और इया से मिलकर बनता है। तो जो जो इया होता है इसके लिए तो हमने यहाँ पर लगा दी मात्रा 1, मतलब लघु का चिन्ह लगा दिया। और फिर आगे क्या हुआ, तो जो आधा ज है, आधा ज की मात्रा और एक ये य की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर गुरु हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है जैसे स्र। ठीक है, तो स्र के लिए एक शब्द मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने लिखा यहाँ पर मिश्र, ये हमने लिख दिया यहाँ पर मिश्र। अब इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो स्र होता है ये स्र किससे किससे मिलकर बनता है, तो ये 2 व्यंजन से मिलकर बनता है, तभी तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं ये। जैसे आधा स और ये र, इससे मिलकर बनता है। तो ये जो र होता है, ये यहाँ पर जो र है, तो इसके लिए तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर लघु। और फिर आगे देखते हैं जो स है, तो ये स को हम क्या मानेंगे, अब ये स आधा और ये मी, तो इसके लिए एक मात्रा और एक मात्रा इसकी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गुरु। आ रहा समझ में, जो में छोटी की मात्रा होती है मी, ये क्या माना जाता है, लघु। और एक हमने यहाँ पर बताया इसमें आधा स, तो आधा स और छोटी की मात्रा ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, फिर ये गुरु बन जाता है। तो दोनों की मात्रा मिलाकर यहाँ पर गुरु हो जाता है, इसलिए ये मिश्र में कितनी मात्रा होगी, इसमें 3 मात्रा होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसी पंक्तियां दे दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कितनी मात्राएं हैं, या यूं पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो हमको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा छंद है। तो जब तक हम उसमें मात्रा नहीं गिनेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा छंद है। ठीक है, तो छंद में आपको मात्रा गिनते आना चाहिए। अगर हमको मात्रा गिनते अच्छे से आता है तो छंद में फिर कुछ भी नहीं है, आपको बस मात्रा ध्यान रखना है कि कौन से छंद में कितनी मात्रा होती है। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये सब मैंने आपको भी यहाँ पर बताया है, मात्रा गिनने का तरीका या लघु और गुरु का नियम।
ठीक है, तो यह यहाँ पर लघु और गुरु का नियम समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है गण। तो छंद का जो 8वां अंग होता है, तो छंद का 8वां अंग कौन सा होता है, आपको ध्यान रखना गण। ठीक है फ्रेंड, तो जो छंद का 8वां अंग है उसका नाम आपको ध्यान रखना है गण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो छंद का 8वां अंग होता है गण। अब गण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। ये गण का अर्थ होता है। याद रखिए कि गण किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो 3 वर्णों का समूह होता है उसे हम गण कहते हैं। ठीक है, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 3 वर्णों का समूह कैसे, जैसे यगण, मगण, जगण, नगण, सगण, ये सब 3 वर्णों का समूह होता है, तो इसे हम कहते हैं गण। इस गण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा वार्णिक छंद होता है, तो वार्णिक छंद में गण का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखिए इसमें गण कितने प्रकार के होते हैं, तो गण 8 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के गण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब कि जो 8 प्रकार के गण होते हैं तो इन्हें हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक शब्द बताता हूँ जो होता है यमाता राज भान सलगा, एक शब्द होता है, और इस शब्द के माध्यम से हम 8 ही गण को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका कैसा है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझिए, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत बार बार नहीं पड़ेगी, नहीं तो याद कर कर के परेशान हो जाएंगे और फिर भी आप एग्जाम में इसको भूल जाएंगे। तो एक बार इसको ठीक से समझ लीजिए। देखिए, तो गण के 8 प्रकार होते हैं, और 8 प्रकार को याद करने के लिए सिर्फ एक शब्द आपको याद रखना है, और वह शब्द क्या है, वह शब्द है यमाता। ठीक है, वह शब्द कौन सा होगा, तो देखिए इसमें, तो वह शब्द है यमाता, यमाता राज भान सलगा। बस ये एक शब्द याद कर लो, आपको 8 ही गण याद हो जाएंगे फ्रेंड, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, यमाता राज भान सलगा, बस ये आपको याद रखना है। बस एक शब्द आप याद रख लो, हमेशा की टेंशन दूर हो जाएगी। अब देखिए, जो गण के 8 प्रकार होते हैं, तो उन 8 प्रकार को मैं इस शब्द के माध्यम से आपको समझाता हूं। तो देखिए इसमें, तो पहला होता है गण का प्रकार यगण। इसके 8 प्रकार होते हैं, तो देखिए 2 3 4 पहला प्रकार होता है यगण। अब यगण इसको अपन कैसे याद रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो य है, तो यह से हम क्या बना देंगे, तो पहले हमने लिख दिया यह। ठीक है, पहला हमने क्या लिख दिया यह। तो जो यमाता भान सलगा शब्द है, इसमें पहला शब्द क्या है, यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, यह है। अब यह के बाद में जब हम ये गण जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यगण। ये पहला प्रकार हो गया गण का। पहला प्रकार क्या हो गया, यगण। फिर इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरा प्रकार मगण। तो मगण हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो माता है, तो माता में यहाँ पर ये वर्ण कौन सा है, म कौन, ये है यहाँ पर वर्ण क्या, म। अब म के बाद में यदि हम ये गण जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड, ये बन जाएगा मगण। तो इसका फिर गण का दूसरा प्रकार क्या हो गया, मगण हो गया। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में तीसरा देखिए, तो इसमें तीसरा वर्ण क्या है यहाँ पर त। तो त हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये ता के बाद में गण लिख दो, तो ता के बाद में हमने लिख दिया गण, तो ये क्या हो गया, तगण। तो गण का तीसरा प्रकार क्या हो जाता है, तगण हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला प्रकार देखिए, तो अगला वर्ण है यहाँ पर र। तो र हमने लिख दिया यहाँ पर, और र के बाद में गण लिख दिया, तो ये क्या हो गया, रगण। तो इस प्रकार से ये गण का चौथा प्रकार क्या हो जाता है, रगण हो जाता है। आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, अगला जाता है 5वां प्रकार। तो 5वां व्यंजन क्या है यहाँ पर, या 5वां वर्ण क्या है, तो 5वां वर्ण है ज। तो हमने लिखा यहाँ पर ज। अब ये ज के बाद में हम ये जो गण लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जगण। क्या हो जाता है, जगण।
तो फिर पांचवा प्रकार क्या हो गया, ये जगण हो जाता है गण का प्रकार। फिर इसके बाद छठवां प्रकार क्या है, तो छठवां प्रकार प्राप्त करने के लिए छठवां यहाँ पर वर्ण कौन सा हो जाएगा, भ। ठीक है, तो छठवां वर्ण हमने लिख दिया यहाँ पर भ, और भ के बाद में हमने जोड़ दिया यहाँ पर ये गण, तो ये क्या हो जाएगा, ये भगण हो जाएगा। तो छठवां प्रकार क्या हो गया, भगण हो जाता है। फिर इसके बाद में सातवां प्रकार, तो सातवां प्रकार जानने के लिए अगला वर्ण कौन सा होगा, न। अगला वर्ण क्या है, न होता है। तो न के बाद में यदि हम ये गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये नगण हो जाता है। क्या बन जाता है, नगण। तो इसका सातवां प्रकार क्या हो गया, नगण हो गया फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला प्रकार देखिए, तो अगला प्रकार जानने के लिए यहाँ पर स, तो स वर्ण हमने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया अपन ने स, और स के बाद में ये गण जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है सगण। ठीक है, तो इस प्रकार से इस गण का आठवां प्रकार क्या हुआ, सगण। तो ये ऐसे आपको 8 गण के बारे में याद रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गणों के प्रकार कितने होते हैं, तो गणों के 8 प्रकार होते हैं, और इन 8 प्रकार को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इनका उपयोग वार्णिक छंद में होता है। ठीक है, गण का। अब किस गण में, मतलब जो जितने भी हमने 8 प्रकार यहाँ पर बताए हैं, तो इन 8 गणों में किस गण में कितनी मात्रा होती है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसको भी जानने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए जरा। तो इसमें देखिए कि जैसे जो यगण होता है, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यगण में कितनी मात्रा है, ठीक है, तो अपने को कैसे पता चलेगा यगण में कितनी मात्रा है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। अब आप ये ना सोचें कि मैं बोल रहा हूँ कि यगण में कितनी मात्रा है, तुरंत आप यगण में मात्राएं गिनने लगे कि 1 2 3 मात्रा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें मात्राएं कैसे निकालना है आपको, तो ध्यान रखें। तो हमको इसकी मात्रा निकालने के लिए आपको ये 3 अक्षर का समूह यहाँ पर लिखना होगा। तो हमने लिख दिया यमाता। ठीक है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये लिख दिया यमाता, ये यमाता लिख दिया। तो ये 3 वर्णों का समूह आपको बनाना है। तो 3 वर्णों का समूह हमने क्या बनाया, ये यमाता बना दिया। तो हमने लिख दिया यहाँ पर यमाता। अब इन यमाता पर जब हम मात्रा गिनते हैं, तो यमाता पर जब हम मात्रा गिनते हैं तो कितनी मात्रा हो जाती है, देखिए ये गुरु और ये लघु, तो कितनी मात्रा हो गई फ्रेंड, टोटल 5 मात्रा हो गई। गुरु कितने हैं, 2, लघु कितना है, 1। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 1 लघु होगा और 2 गुरु होगा। तो इस प्रकार से इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, 5, 2 गुरु और 1 लघु। ये इसकी पहचान होती है यगण की। तो एग्जाम में अगर पूछे कि यगण में कितनी मात्रा होती है, तो 5 मात्रा बताना है। गुरु कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। लघु कितने होते हैं, तो 1 होता है। ये आ गया समझ में। अब इसके लिए मैं आपसे पूछता हूं कि कोई शब्द बताइए, तो इसमें कौन सा शब्द हम बना सकते हैं, तो इसमें हम बना सकते हैं पिताजी शब्द। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पिताजी। तो पिताजी में कितनी मात्रा हो जाती है, 5 मात्रा होगी। मतलब ये ज में बड़ी मात्रा जी, इस पर गुरु होगा, ता पर गुरु होगा, और फिर यहाँ पर लघु होगा। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ पर मैं आपको गिन कर बता ही देता हूँ। ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु होगा और ये लघु होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यगण में कितनी मात्रा हो जाती है, 5, 2 गुरु और 1 लघु होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है मगण। अब मगण पर कितनी मात्रा होती है, तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें भी आपको 3 वर्णों का एक समूह बनाना होगा। तो 3 वर्णों का समूह कैसे बनेगा, तो देखिए अब यहाँ पर अभी हमने पहले बनाया था यमाता। अब यमाता जब हमने बना लिया है, तो इस या का अब हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा देना है, इसका अब कोई काम नहीं है। तो फिर हमें क्या करना है, अब ये माँ के बाद में हमें 3 अक्षर का समूह फिर बनाना है। ये हमने 3 अक्षर का समूह यहाँ पर बना लिया। तो 3 अक्षर का समूह क्या हो जाएगा, बोलो, मातारा। क्या हो जाएगा, मातारा। ये 3 अक्षर का समूह हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये बना दिया हमने मातारा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मातारा में कितनी मात्राएं होंगी, इसमें गिन कर बताइए मुझे आप। तो इसमें 3 गुरु होंगे। तो 3 गुरु कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों वर्ण हैं, तो तीनों क्या है यहाँ पर, गुरु। ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु।
तो तीनों मात्राएं यहाँ पर क्या है, बड़ी है, मतलब तीनों क्या है यहाँ पर दीर्घ वर्ण है। तो तीनों दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पर तीनों क्या हो जाएंगे, गुरु हो जाते हैं। तो फिर इसमें तीनों क्या हो जाते हैं, गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, तीनों गुरु हो जाते हैं। अब इसके लिए मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए आप कि जिसमें ये तीनों गुरु लगते हों। तो इसके लिए हमने बना दिया एक शब्द यहाँ पर माता जी, ये हमने बना दिया यहाँ पर माता जी। तो ये क्या हो गया, ये गुरु, ये गुरु और ये गुरु। आ रहा समझ में? तो तीनों इसमें गुरु हो जाते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगन में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 6 मात्राएं होती हैं। कितने गुरु होते हैं, तो 3 गुरु होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में देखिए फिर अगला जाता है तगण। तो जो तगण यहाँ पर होता है, इसके लिए अब 3 वर्णों का समूह हमें फिर बनाना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि आगे जो माँ है, अब इसका माँ का हमारे पास कोई काम नहीं है, अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं है, इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब आपको फिर 3 वर्णों का समूह बनाना है। तो 3 वर्णों का समूह हमने क्या बना लिया, तो 3 वर्णों का समूह हमने बनाया यहाँ पर, ये ताराज। क्या बना दिया, ताराज। ये हमने लिख दिया यहाँ पर ताराज। आ गया समझ में, ये लिख दिया ताराज। अब आपसे कहा जाए कि ताराज में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ताराज में 5 मात्राएं होती है। कितने गुरु होंगे, तो 2 गुरु होंगे और 1 लघु होगा। कैसे होगा ये देखिए, यहाँ पर ये लघु होगा, ये गुरु होगा और ये गुरु होगा। आ रहा समझ में? तो फिर इसमें इसका मात्रा चिन्ह क्या हुआ, मात्रा चिन्ह हुआ कि इसमें 2 गुरु और 1 लघु होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या हो गया, 2 गुरु और 1 लघु। फिर इसके बाद में इसके लिए ऐसा कोई शब्द बताइए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाजार। कोई भी शब्द बना सकते हैं, जरूर नहीं कि यही हो, और भी आप कुछ बना सकते हैं आपकी तरफ से। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये लघु होगा, ये गुरु होगा और ये गुरु हो जाएगा। आ रहा समझ में फ्रेंड? अब इसके बाद आगे देखिए, फिर अगला आ जाता है रगण। अब रगण पर कितने मात्राएं होंगी, कितने गुरु कितने लघु होंगे, तो इसको जानने के लिए आपको याद रखना है, फिर आपको फिर 3 वर्णों का समूह बनाना है। तो 3 वर्णों का समूह बनाने के लिए अब रगण से अपने को बनाना है। तो रगण बनाना है तो फिर अपने को र से, ये र के बाद के 3 वर्ण अपने को जोड़ना है इसमें। तो जो आगे वाला ये त है, इस त को हम हटा देते हैं, इस त का कोई काम नहीं है। आ रहा समझ में? अब इसमें देखिए अगला, तो हमने यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, अब र के बाद में 3 वर्णों का समूह बना लिया। तो 3 वर्णों का समूह क्या बन जाएगा, बोलो, राजभा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया राजभा, ये लिख दिया यहाँ पर राजभा। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि राजभा पर बताइए कितने लघु और कितने गुरु हैं, इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो जो राजभा होता है इसमें कुल मात्राएं हैं 5, 2 गुरु हैं और 1 लघु है। कैसे, तो जो भा है, भा पर गुरु होगा, यहाँ पर लघु होगा और आगे गुरु होगा। तो ऐसे इस पर कितनी मात्राएं हो गई, 5 मात्राएं हो गई। मतलब पहले गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। अब इसके लिए मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए कि जिसमें पहले गुरु आ जाता है, फिर लघु आता है, फिर गुरु आ जाता है। तो इसके लिए एक शब्द मैं आपको बताता हूं, जैसे मानता। जैसे मानता, तो इसके लिए क्या होगा, मानता में ता पर गुरु, फिर ना पर लघु और मा पर गुरु। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में अगला देखिए, अगला जाता है गण, जगण। तो जगण पर कितनी मात्रा होगी ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जगण पर कितनी मात्रा होती देखिए, तो जगण को निकालने के लिए आपको फिर क्या करना है कि यहाँ पर जो रा है, तो रा को आप छोड़ देना है, रा को आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करना है आपको, ये ज से 3 वर्ण गिनना है। तो 3 वर्णों का समूह हमने बनाया जभान। ये 3 वर्णों का समूह क्या बना दिया अपन ने, जभान। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जभान, ये लिख दिया जभान। ठीक है, अब इस पर कितनी मात्रा होगी, तो ना पर लघु, भा पर गुरु और यहाँ पर ये ज पर लघु हो जाता है। तो इसमें फिर इसका मात्रा चिन्ह क्या हुआ, तो इसका मात्रा चिन्ह हो जाता है कि पहले लघु आएगा, फिर गुरु आएगा, फिर लघु आएगा। मतलब ISI का चिन्ह इसमें लग जाता है।
तो फिर इसके लिए ऐसा कोई शब्द बताइए मुझे कि जिसमें पहले लघु आ जाए, फिर गुरु आ जाए, फिर लघु आ जाए। तो इसके लिए एक शब्द होता है जैसे महान, ये हमने लिख दिया यहाँ पर महान। अब ये जो महान शब्द होता है तो पहले क्या होगा, लघु, फिर गुरु और फिर लघु, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद में आगे देखिए, अगला जाता है भगण। अब भगण पर कितनी मात्राएं होती है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको फिर ये जो भ है, ये भ के पास से 3 वर्ण निकालना है आपको। तो 3 वर्णों का समूह आपको बनाना है भ के बाद में। तो भ के बाद में 3 वर्णों का समूह क्या बनेगा, भानस। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भानस, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर भानस। अब इसमें कितने लघु कितने गुरु हैं, तो यहाँ पर देखिए कि एक लघु, फिर एक लघु और फिर गुरु। आ रहा समझ में। तो इसमें एक गुरु हो जाता है और 2 लघु हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर फ्रेंड कि 2 गुरु हो गया और 1 लघु हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें, तो मात्रा चिन्ह क्या हो गया यहाँ पर, मात्रा चिन्ह तो हो गया गुरु और 2 लघु। तो इसके लिए कोई शब्द बताइए मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मानव लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया फ्रेंड, मानव। अब मानव को जब हम गिनते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लघु और ये गुरु हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है गण का प्रकार, नगण। तो नगण को गिनने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, कि आगे का जो भा है, इस भा को आपको हटा देना है। अब ये भा का हमारे पास कोई काम नहीं है, ये भा को हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। तो अब 3 वर्णों का समूह हमने बनाया, जैसे नस्ल। क्या बना लिया हमने, ये नस्ल बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये नस्ल। अब नस्ल पर अगर हम मात्रा गिनेंगे तो इस पर कितनी मात्रा होगी, इस पर 3 मात्रा होगी, और तीनों क्या होंगे, लघु होंगे। ये लघु और ये लघु। तो यहाँ पर मात्रा चिन्ह क्या हुआ, लघु लघु लघु। आ रहा समझ में। अब इसके लिए मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए कि जिसमें तीनों लघु आते हों। तो सीधी सिंपल सी बात है, एक सरल शब्द आता है। तो सरल शब्द में तीनों क्या है, तो सरल शब्द में तीनों होते हैं लघु, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में लास्ट आता है सगण। ठीक है, गण का लास्ट प्रकार है, 8वां प्रकार है सगण। अब इसके लिए क्या करना है आपको, तो आपको यहाँ पर ये जो न है, ये न को यहाँ से हटा देना है। अब इस न का हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, ये न का हमारे पास कोई काम नहीं है। तो अब क्या बच रहा है, स। तो स के बाद में 3 वर्णों का समूह क्या बन जाता है, सलगा। क्या बन जाता है, सलगा बन जाता है। तो यहां पर हमने लिख दिया है सलगा, ये लिख दिया फ्रेंड हमने यहां पर सलगा। अब इसमें यदि हम मात्रा गिनते हैं तो इसमें मात्रा गिनेंगे तो कितनी हो जाएगी, तो गा पर हो जाएगा गुरु, और फिर ला पर हो जाएगा लघु, और सा पर हो जाएगा लघु। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर इसमें कितने गुरु और कितने लघु, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पर 2 लघु और 1 गुरु हो जाता है। तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा शब्द बताइए कि जिसमें शुरू में 2 लघु आते हो और फिर 1 गुरु आता है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया जैसे सरला, ममता, कमला, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कमला, ये कमला शब्द हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें फिर मात्रा कैसे गिनेंगे आप, तो ला पर गुरु हो जाएगा, मा पर लघु और ये क पर लघु। तो इस प्रकार से इसमें कमला में कितनी मात्राएं होगी, 5, 4। तो 4 कैसे, तो 2 इसमें लघु और 1 गुरु। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने बताया आपको यहाँ पर गण के प्रकार, और उसमें कैसी हम मात्रा गिनते हैं और इसमें कितनी मात्रा होती है, किस गण में कितनी मात्रा होती है, ये मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो एक शब्द आप हमेशा ध्यान रखना जो मैंने आपको अभी बताया है फ्रेंड। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है यमाता राज भान सलगा। ठीक है, ये शब्द आपको हमेशा ध्यान रखना है, यमाता राज भान सलगा। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ।
ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर इसके ये 8 प्रकार बताए गण के, और किसमें कितनी मात्रा होती है और उसका मात्रा चिन्ह क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड याद रखिए कि छंद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो छंद के 3 प्रकार होंगे, जिसमें पहला प्रकार होता है वार्णिक छंद, दूसरा प्रकार होता है मातृ छंद, और तीसरा प्रकार होता है मुक्तक छंद। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।